So this is the gravitation part, and we are going to study the gravitation topic. Na? Newton's universal gravitation, law of gravitations, we have to go study. So let's study this one. Okay, Newton's universal law of gravitations. We have studied the chapter gravitations, and there are some formula that we are going to study, and then we are going to discuss this one in detail. सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स हर किसी की होती है, यहाँ पर इसीलिए ऑफ अर्थ लिखा हुआ है, ऑफ अर्थ. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स. अगर आपके पास कोई टेबल है तो उस वो भी आपको एक आप पर आपकी बॉडी पर एक फोर्स लगा रही होगी, और वो भी अपने आप को आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी. इट विल बी अट्रैक्टिंग इट टुवर्ड्स यू. ओके, नाउ आई एम टॉकिंग कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे एक ऐसी फोर्स जो कोई एक मास ऑब्जेक्ट दूसरे मास ऑब्जेक्ट पर लगाता है. इसका क्या मतलब हुआ बेटा? अ मास ऑब्जेक्ट, any mass object is attracting the another mass object, that is mass m2, this is m1. There is a force of attraction between them. That force is called the gravitational force. That force is called the gravitational force. So earth is also a mass object. Earth has some mass, and it has on its surface, if there is another mass object, so if this is the center of the earth, then this will be attracted towards the center of the earth. So that we call the gravitational force. The force with which earth attract anything towards itself is called the gravitational force. Okay, got it? Got it? Yes, sir. So if we release a small stone without pushing it from a height, without pushing it, यानी बिना उसको धक्का दिए, it accelerates towards the center of the earth. The stone is accelerated towards the center of the earth. That means that a force is acting on it. उसकी surface पर एक force act कर रही है. The force with which हम लोग बोलेंगे कि जिस force से अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ खींचता है, उसको हम लोग बोलते हैं gravitational force or the force of the earth. Okay, here the stone is attracted toward the earth. यहाँ पर एक अर्थ जो है, एक स्टोन जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है. तो which means that every object attracts in universe with every other object. यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है. तो इसी को हम लोग ने बोला न्यूटन्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है बेटा कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सो एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स द एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स. ये हमारे पास 1687 में न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने प्रपोज किया था ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो मास ऑब्जेक्ट है, एक m1 है और एक m2 है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. ये दोनों एक दूसरे की फोर्स को अट्रैक्ट करते हैं, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दोनों के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. जितना ज्यादा मास होगा, प्रोडक्ट होगा मास का, उतनी ज्यादा फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. इफ हम बोलेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक इनके बीच में डिस्टेंस r है, इनके सेंटर्स के बीच में, so it is inversely proportional to the square of the distance between them. Now you know that if we are combining the first and second, we can write here f is equals to m1 m2 upon r square. But you cannot write here equal to. Why? क्यों नहीं लिख सकते हम लोग equal to यहाँ पर? इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अगर आप यूनिट को देखोगे, so unit of mass is kg and there is another kg, and that of distance is meter. So meter into you will get meter square. So kg square upon meter square is not the unit of force. तो यहाँ पर कोई ना कोई ग्रेविटेशन कांस्टेंट आना ही होगा. सो अभी आप इनको कंबाइन करके लिख सकते हो कि f is directly proportional to m1 into m2 upon r square. अब वैसे भी आपको पता है कि सपोज करो मैंने 1 kg ले लिया ये, और 1 kg दूसरा मास ले लिया, तो क्या उनके बीच में, और डिस्टेंस मैंने 1 मीटर अपार्ट करा, 1 मीटर किया, तो क्या उनके बीच में 1 न्यूटन की फोर्स होगी? नहीं, 1 न्यूटन की फोर्स तो नहीं है. तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली चेक किया कि जब हम लोगों ने 1 मीटर ऑब्जेक्ट, 1 kg ऑब्जेक्ट लिया, दूसरा 1 kg ऑब्जेक्ट लिया, दोनों 1 kg का लिया, उनके बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस पर हम लोगों ने उसको रखा, तो उनके बीच में जो फोर्स आई वो आई 6.67 into 10⁻⁻11. इतनी फोर्स आई. तो ये तो बहुत ही कम फोर्स है, 10⁻⁻11. सो यही बना दिया गया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट. F is equals to g m1 m2 upon r square.
गॉट इट? समझ आया? समझ आया? यस सर। यस सर। क्यों? क्योंकि Yes, जो हम sir. लोगों ने फोर्स कैलकुलेट की 1-1 केजी के लिए, तो उसी के हिसाब से तो फोर्स आएगा ना, उसी का मल्टीपल होगा ये। अभी आप 2 कर दोगे तो उसी के हिसाब से 2 हो जाएगा। ओके, 2 इंटू 2 4 करके कर दो, मतलब उसी के हिसाब से प्रोपोर्शनेट होती है। सो हम लोगों को ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मिल गया, और हमने कहा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? Every mass in the universe attract the every other mass with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, ये हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया। ये m1 मास है, ये m2 मास है, तो हम लोग बोल सकते हैं m1 m2 प्रोडक्ट में f is एक और f is directly proportional to 1 upon d square if d is the distance between these two centers. So you can write it f is directly proportional to m1 into m2 upon d. अब ये आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाएंगे तो आपको मिलेगा जी की वैल्यू होती है 6.67 into 10 स्क्वायर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, कैसे निकली जी की वैल्यू? ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। एफ होती है न्यूटन फोर्स की यूनिट, डी मतलब डिस्टेंस, मतलब मीटर में, तो यानी मीटर स्क्वायर, और m1 इंटू m2 यानी kg इंटू kg यानी kg स्क्वायर इंटू जी। तो इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये kg नीचे आ जाएगा पर किलोग्राम स्क्वायर। सो इट इज द वैल्यू ऑफ जी। समझ में आया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, वेयर जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जी की वैल्यू क्या होती है बेटा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होती है जी की वैल्यू। ओके, तो जरा मुझे इसको करके दिखाइए एक बार अपनी कॉपी में, फटाफट से लॉ लिखिए, और इसको छोटा सा लिखने के बाद उसको प्रिपेयर कीजिए नोट्स में, नोटबुक में लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, every object attracts every other object, or every mass attract them, and there is a force of attraction between the masses. The two masses attract each other with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the product of their distance between them. और फिर क्योंकि इस बार डेरिवेशन आएगा, इस बार इसको ड्राइव कीजिए प्लीज। इसको कॉपी में कीजिए अभी, फटाफट से यहाँ से यहाँ तक लिखिए। When you done, please let me know. यहाँ तक लिखिए।
डन बेटा? Yes, sir. और हैव यू डन मिरादुल्लाह एंड मिराज? मिरादुल्लाह एंड मिराज डन? No. Please copy it fast. Yes, sir. Sir, done. Okay. So this one is now taking this one. Okay. If we consider that कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ पर रखा हुआ है अर्थ के मास पर. ओके. और उसका मास कितना है बेटा? 1 kg है. 1 kg. 1 kg is the mass. 1 kg is the mass that is kept on the surface of the earth, and this is actually the radius of the earth, and that is approximately 6,400 kilometer, and the mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kilograms. Okay, मान लेते हैं हम लोग ये. अब हम लोगों ने माना कि इस ऑब्जेक्ट पर जो अर्थ फोर्स लगाएगी, तो ये हमारे पास मास है m1. m1 हमारे पास मास कितना है बेटा? दैट इज 1 kg. m2 मास हमारे पास मास ऑफ द अर्थ है. सो वो मान लेते हैं हम लोग दैट इज हाउ मच, या 1 kg का भी ना मानो, हम लोग कोई भी मास मान लेते हैं. कोई भी मास अर्थ के सरफेस पर रखा है उसका मास हम लोग m1 मान लेते हैं या m मान लेते हैं. और m is the mass of the earth, that is 6400 6 into 10 to the power 624 किलोग्राम. एंड द रेडियस, ये सरफेस पर रखा हो तो जितना रेडियस है उतना ही मान लेंगे हम लोग. सो रेडियस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज 6400 किलोमीटर, एंड दैट यू नीड टू कन्वर्ट इनटू द मीटर. ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट 64,000,000 मीटर. ये आ जाएगा आपके पास. मीटर को हम लोग को क्योंकि किलोमीटर में नहीं रख सकते ना हम लोग, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है. सो अब मैं मान लेता हूँ कि इसकी सरफेस पे रखा हुआ है, तो फोर्स हमारे पास क्या होगा? तो फोर्स इज इक्वल टू Gm1, मास जो भी रखा हुआ है, इनटू मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर. सो फोर्स किसके बराबर होती है? फोर्स इज आल्सो इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. फोर्स जो होती है वो मास इनटू एक्सीलरेशन पढ़ चुके हो. तो इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रही है वो कितनी होगी? मास इनटू एक्सीलरेशन. मास जो ऑब्जेक्ट का मास है वो इनटू एक्सीलरेशन, जिस भी एक्सीलरेशन से होगा. और जी की वैल्यू हम लोग रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻11 इनटू मास, हम लोग एम ही मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का m1, इनटू मास ऑफ द अर्थ इज एक्चुअली 6 इंटू 10⁻24 अपॉन, ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. वी कैन राइट इट 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर. ठीक है, और ये m से ये m कैंसिल आउट हो जाएगा. जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो we will get a as a value. The value is 9.8. We will get the value 9.8 because acceleration की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, so we will get 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यानी अर्थ के सेंटर पर, अर्थ के ऊपर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. When you solve this one, you will get this value 9.8 meter per second square, and we call this as we represent the small g, and the value of small g is 9.8 meter per second square. Got it? समझ आया? So this is the acceleration due to gravity जिसकी वैल्यू हमने 9.8 इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की अर्थ की सरफेस पर. ओके, Yes, sir. प्लीज कॉपी दिस वन.
वो ऑफ. Done? Yes sir. Okay. Now moving further, we have written this one. Okay. Now if I'm saying that, suppose, have you written, can I delete this one? Mradula written? Yes, sir. Okay. So if I'm writing this one, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा कि suppose F is a force between the object, F is a force between the two objects having the mass m1 and m2, and they are separated with a distance r. Okay. What would be the new force? What would be the new force when their radius is tripled? What would be the new force if their radius, if the distance between them is tripled? What would be the new force? Calculate the new force of attraction due to gravity when gravitation. A new force of attraction when the distance changes to 3 times its original. बताइए मुझे. कोई आइडिया बेटा? Do you have an idea? हमना डन बेटा, निकाला कुछ वैल्यू? तो देखो बेटा, समझो मेरी बात. आपने देखा कि F, हमने माना कि पहले जो उसका वो था, दैट इज F इज इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ये हमने माना पहली फोर्स थी F. Now the new force is actually new force. We are considering that this one is F dash and G is constant, अभी भी वही रहेगा. m1 आपने मास में कोई चेंज नहीं किया तो अभी भी m1 वही है, m2 मास वही है. अब रेडियस जो है वो आपका 3 टाइम्स हो चुका है. तो पहले कितना था, r था, तो अब कितना हो गया 3r. तो 3r स्क्वायर. So it will become F dash, यानी new F will become Gm1 m2 upon 9r स्क्वायर ना. अब ये चीज क्या है? ये चीज है हमारे पास ओरिजिनल F. This is the original F. So you can write here that F dash is equals to 1 upon 9 the original F. So we can say that the new force of attraction will be 1 upon 9 times the original force. अगर वो पहले 90 थी तो अब कितनी हो जाएगी? सिर्फ 10. Got it? Got it बेटा? समझ आया? हम ना? Sir, can you explain it again? हाँ बेटा, क्यों नहीं. देखो यहाँ पर वी हैव राइटिंग हियर F इज इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर. सपोज कीजिए कि ये दो बॉक्स वो है हमारे पास, इनका मास m1 है और ये m2 है और ये r डिस्टेंस से सेपरेटेड है. अब मैंने इनकी डिस्टेंस बढ़ा करके कितनी कर दी? 3 टाइम्स कर दी. नाउ दिस इज द 3r, 3 टाइम्स ऑफ द r, लेकिन मासेस अभी भी वही है. तो मैंने यहाँ पर पहली फोर्स के लिए लिखा Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दिस इज द इनिशियल फोर्स. फिर मैंने माना F डैश जो नई फोर्स है, न्यू फोर्स. फॉर द न्यू फोर्स वी विल राइट हियर Gm1 m2. Okay, so Gm1 m2 and the r is actually now 3r. तो 3 times the r का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 3r into 3r you will write 9r square. So 9 आपने लिखा, G की वैल्यू वही है, G तो चेंज नहीं हुआ, मास भी वही है था, m2 भी वही था,
3 टाइम्स r, तो क्या हुआ अब आपका? कुछ नहीं, बस इसको रखा और 9 टाइम्स आ गई ना। ये आपने 9 करे, 9 को आपने बाहर ले लिया और आपने देखा कि ये हमारे पास f ही है, ओरिजिनल f। सो आपने एक्चुअली इसको ले सकते हैं 1/9 इंटू एफ, तो दिस विल बिकम 1/9। अगर 3 टाइम्स करो, क्योंकि स्क्वायर में प्रोपोर्शनेट है ना, तो अगर 3 टाइम्स करोगे तो 1/9 हो जाएगी, अगर 4 टाइम्स करोगे तो 1/16 हो जाएगी, अगर डबल करोगे तो रेडियस को 1/4 हो जाएगी। ओके, समझ आया? Yes, sir. सो अभी मैं इसी तरह का एक नया क्वेश्चन देता हूँ, कॉपी कर लिया? कॉपीड बेटा? Yes, sir. चलो, कॉपी कर लिया तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। ये हम लोगों ने वही 9.8 की वैल्यू निकाली, जब अर्थ का वैल्यू रखा तो 9.8 हमने एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला। ठीक है, ठीक है, मास ऑफ द अर्थ रख के हम लोगों ने निकाला, दैट इज जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 आ गई। 6.6714 अर्थ की वैल्यू यहाँ पे रखी, और जो अर्थ का रेडियस होता है वो होता है 6.37 या 4 के हिसाब से आप रखोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो स्मॉल जी जो होता है हमारे पास वो एक्चुअली ये उसी सा है डेरिवेशन। ये स्मॉल जी जो होता है हमारे पास वो होता है Gm1m/r² पर डिपेंड करता है। कैसे? क्योंकि इसको भी आप इधर m से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी आप स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये अब हमारे पास क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और इस m से m कैंसिल कर दोगे तो स्मॉल g की वैल्यू आपके पास, क्योंकि f इज इक्वल टू m इंटू a होता है ना, तो a यहाँ पे g है, तो स्मॉल g इज इक्वल टू m/r²। सो m पर और r पर डिपेंड करती है। सो अगर मैं बोलता हूँ तुमसे कि एक ऑब्जेक्ट है, वो एक पर्सन है, वो अर्थ के सेंटर पर है और एक इक्वेटर पर है, किसको ज्यादा ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स का सामना करना पड़ेगा? किस पर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी? एक इंसान है, वो एक इक्वेटर पर रहता है और एक रहता है साउथ पोल पर, तो कौन ज्यादा मतलब बोलेंगे किस पर ज्यादा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा? सॉरी, ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल सकते हो। जी की वैल्यू किस पर ज्यादा होगी? होल। here m is the mass of the earth, okay? किस पर ज्यादा होगा, इक्वेटर पर या साउथ पोल पर? साउथ पोल। Equator. तो बेटा तुम देखोगे कि अर्थ जो है ना वो थोड़ी सी बल्जी होती है, तो रेडियस ऑफ इक्वेटर और रेडियस ऑफ पोल पे अगर हम देखेंगे तो रेडियस ऑफ पोल जो होता है वो छोटा होता है एज कंपेरिजन टू रेडियस ऑफ इक्वेटर, सो वी कैन से दैट रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर। सो यहाँ पर तुम देखोगे कि ये चीज हमारी बड़ी हो गई, तो रेडियस बड़ा होता है तो जी की वैल्यू कम होती है। दूसरा, अर्थ जो है वो अपने स्पिन पर भी और अपने ऑर्बिट पर भी एक स्पिन करती है। स्पिन जब कोई चीज करती है यानी अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन करती है, तो जैसे फैन होता है ना, फैन फैन अगर हमारे पास एक फैन है, ये रोटेटिंग फैन है, ऐसे घूमता है, ठीक है, और इसके सेंटर पे मैं यहाँ पे कोई चीज रख देता हूँ, तो ये ज्यादा बाहर जाएगा कि यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो वो ज्यादा बाहर जाएगा? ये रोटेट कर रहा है तो वो बाहर जाएगा ना, उस पर एक यहाँ वाले पर ज्यादा एक बाहर बाहर फोर्स लगेगी, यानी एक बैकवर्ड फोर्स लगेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो यहाँ पर रहने वाले इंसान पर जब ये स्पिन करेगा तो उस पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगती है, और यहाँ वाले पर कम लगती है, ये लगती ही नहीं है सेंटर पर रहने वाले पर। तो हम बोलेंगे कि इसकी वजह से ये अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ ऐसे खींच रही है, लेकिन इस पर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, तो इसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दो रीजन की वजह से कम हो जाता है। तो इक्वेटर पर रहने वाले लोगों का ग्रेविटेशन कम होता है या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम लगता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ साउथ पोल। कॉपी करो इसे, कॉपी दिस वन बेटा।
So done. Sir, done. डन। ओके, एक क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द चेंज इन फोर्स when the mass between the two object, sorry, when the distance between the two object is is half is half and mass of any one object is doubled, and mass of any one object is doubled, क्या बोला मैंने क्वेश्चन में कि if the radius is half between the two distance, मतलब radius मतलब distance between the two object is half and the mass of any one object is doubled.
डन। No. नो, इट्स इजी। So we will Yeah. put the value of the constant. यस, नो 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 नीड टू पुट द वैल्यू। ये हमारे पास ओरिजिनल था, ओरिजिनल फोर्स है, जी की वैल्यू तो वही रहेगी, वो भी चेंज नहीं हो रही है। आपने किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया, लेट्स सपोज करो आपने m1 को मास डबल कर दिया, नाउ इट इज 2 टाइम्स ऑफ m1, m2 इज फिक्स्ड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। तो पहले कितना था, पहले था 1 बाई, पहले r स्क्वायर था, अब कितना हो गया 1 बाई r, मतलब पहले r था डिस्टेंस, अब कितना हो गया है r बाई 2, r बाई 2। सो r बाई 2 का स्क्वायर करोगे, सो when you compare this one, जब आप इसको करोगे सॉल्व, तो what you will find here that f is equals to g, आप इसमें से कॉमन ले लीजिए 2 को इस तरफ, 2 ब्रैकेट यहाँ पे लिख लीजिए 2, ये मतलब ये 2 इस तरफ आ सकता है, and you can write it 2g m1 m2 upon, and this will become 1 upon 4, and then it will become r square. So actually what is this? This is the original force. So you can write here f is equals to 2 upon 1 by 4 into this is original f. So 2 upon 1 by 4 कितना होता है, that is ये 4 ऊपर चला जाएगा, so you can write it, or you can write it 2f is being divided by 1 by 4. तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब ये फिर ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो आप लिख सकते हैं 2f into 4 upon 1। तो आप चाहे तो ऐसे लिख दो, चाहे वैसे। तो f डैश जो होगा हमारे पास, that would be f dash would be equal to 8 times the f original. So done. कॉपीड बेटा, Yes, sir. पक्का? हमना, मरिदुल्ला, मिराज, Yes, sir. ओके लेट्स मूव फर्दर। अब क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में? ये तो सिंपल एक्सेलरेशन है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1.67 ये हमेशा ये कहीं भी जाओगे इसकी वैल्यू सेम रहेगी, इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज एवरीवेयर। इसकी वैल्यूज वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, जैसे मैंने बताया था कि अर्थ पर ही इसकी वैल्यू वेरी कर जाएगी, अगर इक्वेटर पर होगा और कहाँ पर होगा, सरफेस पर होगा तो। और इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सीलरेशन जो होता है वो ऑलवेज वेक्टर होता है। अब क्वेश्चन कीजिए वाला, जवाब दीजिए मुझे। Two stones of 150 grams and 500 grams are dropped at from a height. Which stone will reach the Earth's surface first and why? Explain your answer. क्या हो रहा है भैया? अरे अरे अरे, तो बताइए बेटा, आप मुझे जवाब दीजिए, कहाँ गया? इसमें देखिए आपने आपने पढ़ा था अभी कि फोर्स जो होती है, जिसको फोर्स कहते हैं, क्या पूछा इसने, विच स्टोन विल मूव फार, पहले पहले कौन सा आएगा?
तो आपने देखा कि जी की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन, यानी फोर्स, जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतना ही ज्यादा चेंज इन वेलोसिटी आता है। ये चेंज इन वेलोसिटी जितनी, भाई कोई मैंने फिक्स डिस्टेंस से किसी एक ऑब्जेक्ट को फेंका तो जितनी जल्दी, जितनी ज्यादा स्पीड एक्वायर करेगा उतनी ही जल्दी वो पहुंच जाएगा, कम टाइम लेगा। सो अगर हम लोग सोच रहे हैं कि मास, एक मेरे पास ये मास है, एक ये मेरे पास है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर हमने पढ़ा था कि G इज इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर, वेयर m इज द मास एंड r इज द रेडियस। सो अगर हमने सेम हाइट से, r मतलब सेम हाइट, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड दिस हाइट जिससे भी आपने फेंका वो r सेम है, मास ऑफ द अर्थ इज फिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पर दूसरे मास का हमें है ही नहीं, मतलब दूसरा मास हमारे पास है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि एक वो जो मास था यहाँ वाला m2 वो कैंसिल आउट हो चुका है इससे। तो क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ अर्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो हम बोलेंगे कि चाहे आप 500 ग्राम का फेंको चाहे 500 ग्राम का फेंको, दोनों बराबर ही टाइम पर गिरेंगे। तो आप कहोगे कि सर ये कैसी बात कर दी आपने, तो अगर हम लोग एक फेदर को फेंकते हैं और दूसरा हम लोग एक केजी के उसको फेंकते हैं तो फेदर तो आराम से आएगा 5-10 मिनट में, और ये तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो उसका मतलब ये कि बेटा हम लोग एयर ड्रैग को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। अगर हम लोग एयर को हटा दें, कंसीडर करें कि एयर है नहीं, वैक्यूम में कर रहे हैं, तब ये बराबर आगे गिरेगा, सही टाइम पर गिरेगा, मतलब बराबर। थोड़ा बहुत एयर ड्रैग लगता है, उसकी वजह से कुछ हाइलाइटर ऑब्जेक्ट पर एयर ड्रैग लगता है जैसे, तो थोड़ा लेट आ सकते हैं। लेकिन अगर अगर हम लोगों ने वैक्यूम के अंदर इसको और इसको दोनों को फेंका, दोनों सेम टाइम पर आकर के गिरेंगे, उनमें चाहे फेदर हो चाहे कोई भी हो, दोनों सेम टाइम पर गिरेंगे, इट विल टेक द सेम टाइम। गॉट इट, गॉट इट? Yes, sir. Yes, पक्का? sir. Yes, sir. क्योंकि ये फोर्स जो है ना, फोर्स इज इक्वल टू m इनटू a होता है, ये m कैंसिल ही आउट हो जाता है इसमें, तो एक्सीलरेशन के चेंज होने से ही होगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो हम लोग इसको कांस्टेंट मतलब चेक भी कर सकते हैं कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो होता है उसका मास जो होता है बेटा वो एकदम कांस्टेंट रहता है, मतलब वो उस इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे लिखा है सो द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ डिपेंड ऑन द मास ऑफ द अर्थ, height of the object from the center of the earth to the stone of 150 mm and then will reach the earth together, सेम उस पर गिरेंगे। ठीक है, समझ आया? समझ आया? Yes, sir. जो हमारे पास इक्वेशन थी, जो हमारे पास अलग अलग तरह की इक्वेशन थी, 3 इक्वेशन थी हमारे पास, तो उसको हम लोग अर्थ पर यूज कर सकते हैं। एक हमारी इक्वेशन थी v इक्वल्स टू u प्लस at, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस gt। एक हमारे पास इक्वेशन थी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं h, डिस्टेंस s की जगह पर h हो जाएगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यानी एक्सप्रेशन की जगह पर मतलब s की जगह पर h कर दीजिए और a की जगह पर g कर दीजिए। इसी तरह से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। हमारे पास 3 इक्वेशन हो जाएंगी जब ग्रेविटेशन के रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो लेट्स मूव फर्दर और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 7,
आर यू डूइंग? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। मास कितना होगा जिसका जिसका वेट क्या होता है? फोर्स होता है। वेट इज फोर्स। F is equals to m into g. This is so this u I have the value is 49. This value is you need to calculate, and g is 9.8. Calculate कीजिए। कैलकुलेट कीजिए बेटा, सिंपल क्वेश्चन है। So 5 kilograms. कितना? So 5. Yes, it will be 5 kg. Very good. Now do the question number roll करते हैं। Do this question. Question number 6. So here height will be the radius. Yes, height would be the height। हाँ, distance को हम लोग height मानेंगे।
हुआ ये क्वेश्चन? हुआ ये क्वेश्चन बेटा? आमना, रादुल्ला, मिराज, No, sir. Can you solve it? करो फटाफट से बेटा। बेटा याद रखना, जब भी कोई चीज ऊपर फेंकी जाती है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हम लोग माइनस में लेते हैं, याद रखना ये बात। Can you solve it? Should I Can solve you it for you? Yes, sir. So I can't. So I'm not able. Here is the solution. डन। आंसर आगे समझ आया बेटा ये? Yes, sir. ओके, चलिए आज के लिए